नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। आज शुरुआत करते हैं चर्चा इस विषय पर कि अमेठी जो कांग्रेस का गढ़ है, वहां से चुनाव कौन लड़ रहा है, राहुल गांधी या उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा। क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल जो सीट है अमेठी, उस पर सियासी पारा एक बार फिर बढ़ गया है। आपको बता दें, राहुल गांधी 3 बार वहां से सांसद रहे। 2019 में स्मृति ईरानी ने उनको हराया और वहां से सांसद बनी और उसके बाद मंत्री भी रही। आज सुबह अमेठी के गौरीगंज में कांग्रेस दफ्तर के बाहर कुछ पोस्टर लगे दिखाई पड़े, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़वाने की मांग की जा रही थी। पोस्टर में लिखा था, अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। लेकिन दोपहर आते आते ये पोस्टर वहां से गायब हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि ये पोस्टर प्रशासन ने हटाए हैं। दरअसल अमेठी की सीट पर कांग्रेस की तरफ से अभी कोई उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। कयास इस बात पर लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। 26 तारीख को उनकी जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वायनाड, वहां पर चुनाव खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा भी कई बार अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। तो इसमें अब कुल मिलाकर यही एक बात सामने आ रही है कि अब की बार स्मृति ईरानी के सामने कौन मैदान में होगा। अब जरा ये जानते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश के चुनाव में लड़ने की संभावना कितनी है। क्या जो चर्चाएं चल रही हैं, इन चर्चाओं में दम कितना है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। वायनाड के बाद राहुल गांधी अमेठी जा सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के द्वारा। अमेठी के चुनाव लड़ने का मन उन्होंने बना लिया है। गठबंधन के लिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने रायबरेली की सीट पर कुछ सर्वे कराया है, जिसमें अगर प्रियंका गांधी रायबरेली चुनाव लड़ती हैं तो मजबूत पोजीशन में होंगी। तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये जो दोनों सीटें हैं रायबरेली अमेठी, जो उनकी परिवार की पारिवारिक सीटें मानी जाती थी, इसमें एक बार फिर से अपना दम दिखाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अब ये समझते हैं कि अमेठी इतनी जरूरी सीट है क्यों। अमेठी का जरा थोड़ा सियासी जो घमासान है वो क्यों हो रहा है, इतिहास क्या है, थोड़ा सा वो भी आपको बता दें। गांधी परिवार के लिए सबसे सुरक्षित सीट ये मानी जाती थी। लंबे समय तक अमेठी सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 2019 में बीजेपी ने कांग्रेस से ये सीट छीन ली। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर ये सीट पर कब्जा कर लिया। एक बड़ा अहम मुकाबला था। 2014 में भी स्मृति ईरानी और राहुल गांधी आमने सामने थे, तब राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को हराया था। उसके बाद 2019 में बाजी पलट गई। इस बार फिर से कांग्रेस के लिए यह नाक का सवाल हो गया है कि वोटर्स अपने पाले में कांग्रेस को क्या देखते हैं। उनको अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। रायबरेली सोनिया गांधी की सीट हुआ करती थी, रायबरेली उन्होंने अब छोड़ दी है। अब वो राज्यसभा सांसद हैं, राजस्थान से हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले उनके ऊपर एक तंज कसा था। जरा थोड़ा सा जो पूरी सीट है, इसका इतिहास भी जरा आपको थोड़ा बता दें। यहां से 1967 में वीडी वाजपेयी जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने, चलिए ये थोड़ा सा और जानकारी इसके बारे में आपको देंगे, लेकिन उससे पहले जरा लेटेस्ट जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर के पास चलते हैं। रणवीर, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि कयास अभी क्या लग रहे हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी ने आज हमने देखा कि तंज कसते हुए कहा कि अगर रॉबर्ट वाड्रा आ रहे हैं तो अपनी जमीन के कागजात हैं सब छुपा लीजिएगा। जो असमंजस बना हुआ है जनता के मन में ग्राउंड से, आप क्योंकि लोगों से बात करते रहते हैं, तो किस तरीके की अभी भावनाएं हैं। देखिए, अमेठी मैं खुद गया था ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी। अमेठी में जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो इस बात को लेकर नाराज थे कि अब तक राहुल गांधी के नाम का ऐलान नहीं हुआ। वहीं स्मृति ईरानी लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं, लेकिन बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में जो सूत्र बता रहे हैं उसमें प्रियंका और राहुल दोनों चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि पहले राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और न ही अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतरने वाले थे। सिर्फ प्रियंका गांधी की संभावनाएं थी कि वो अपनी मां रायबरेली जो सीट है वहां से चुनाव लड़ें। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खबर ये आई कि दोनों नेताओं ने यह तय किया है कि बीजेपी को कहीं से भी फ़ायदा ना पहुँचे, इसके लिए
बड़े नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतरना होगा। और ऐसे में अब सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी मन बना रहे हैं। 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है वायनाड केरल में जो है, वहाँ पर दूसरे चरण में मतदान होगा और उसके बाद राहुल गांधी अपनी सीट से खाली हो जाएंगे और उसके बाद वो अमेठी आ सकते हैं, क्योंकि अमेठी से 2004, 2009 और 2014 3 चुनाव राहुल गांधी जीते। ये कहिए कि चुनावी राजनीति की शुरुआत अमेठी से हुई। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने उन्हें अमेठी से हरा दिया, लेकिन वायनाड से वो सांसद बने। इस बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर के लगातार असमंजस था और इसी असमंजस के बीच अब रणनीति इंडिया अलायंस ने बदली है। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और राहुल गांधी संभव है कि अमेठी से चुनाव मैदान में उतरेंगे और प्रियंका गांधी भी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। और इसकी वजह क्या है? जब बड़े नेता चुनाव मैदान में आते हैं तो जो नैरेटिव है वो अलग हो जाता है और वहीं पे नहीं, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ उसी सीट से नहीं बल्कि बाकी सीटों पर भी असर होता है। अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ती हैं, तो कांग्रेस का संगठन भी ज़्यादा सक्रिय होगा और एक मैसेज जाएगा कि दोनों बड़े नेता उत्तर प्रदेश में चुनाव मैदान में हैं। इसी तरह अखिलेश यादव कन्नौज इसीलिए जाना चाहते हैं क्योंकि यादव लैंड में एक मैसेज जाए और बीजेपी को वहाँ पर जो परंपरागत सीट थी यादव परिवार की, वहाँ पर कोई इस बार फिर से बेनिफिट ना मिल जाए। तो ऐसे में राहुल गांधी को लेकर कार्यकर्ताओं की भावना ये थी कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि चुनाव की राजनीति में लड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। जीत हार वो एक अलग फैक्टर होता है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज़ थे, लेकिन इस बीच में रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान आया। उन्होंने बयान जारी करके कहा कि अमेठी में वो सक्रिय रहे हैं, सामाजिक काम करते रहे हैं और उनकी भी राजनीति में आने की इच्छा है और अमेठी की जनता उन्हें पुकार रही है। और इसी को लेकर के आज पोस्टर्स लगे थे, हालांकि आचार संहिता है, पोस्टर्स हट गए हैं, लेकिन एक संदेश रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से देने की कोशिश है कि गांधी परिवार में अगर किसी को भेजना है तो वो उन्हें भेजा जा सकता है। लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि राहुल खुद अमेठी से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। जी, यानी कि 26 तारीख को वायनाड का जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद राहुल गांधी वहां पर पहुंच सकते हैं, अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना असमंजस के बीच में क्या एक गलत मैसेज जनता को नहीं जा रहा? जितना लेट होगा उससे क्या जनता को ये नहीं लगेगा कि पूरे मन से राहुल गांधी चुनाव लड़ना नहीं चाहते अमेठी का? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ब्रजेश शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राशिद किदवई साहब वरिष्ठ पत्रकार है, कांग्रेस से पैनी नजर रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद जी, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, 2019 की हार मतलब क्या राहुल गांधी, जैसे बार बार ये बात हुई कि उसके बाद अमेठी से शायद उनका पूरा मन ही उखड़ गया, वायनाड को बार बार कहते रहे मेरा परिवार है, उसको स्मृति ईरानी इस्तेमाल भी कर रही हैं चुनाव में कि देखिए उसको परिवार मानते हैं, आपको नहीं मानते। आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते? धन्यवाद अंकित। देखिए, पहली बात, जब ये हम अमेठी और रायबरेली या नेहरू गांधी परिवार की बात करते हैं तो वहां सूत्र जो है वो बेमानी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना फैसला खुद करेंगे अपने विवेक के आधार पे अमेठी और रायबरेली की सीट पे लड़ना है या नहीं लड़ना है। बात अंकित समझने की ये है कि सांसद केवल एक ही लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अगर राहुल गांधी वायनाड से तो चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरी जगह से लड़ते हैं तो उन्हें एक सीट को ही रखना होगा, दोनों सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वायनाड के लोग, या अगर वो अमेठी से जीते तो वो लोग उनसे निराश होंगे। तो इसलिए वो कोई तुक नहीं बनता है राहुल गांधी का कि दो जगह से वो चुनाव लड़े। अगर वो कोई बड़े पद के उम्मीदवार होते या कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका होती तो उस संदर्भ में जरूर राहुल गांधी का चुनाव लड़ने का औचित्य बनता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जमीन की स्थिति क्या है, क्या कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली सीट जीत सकती है? अखिलेश यादव का मानना यह है कि नेहरू गांधी परिवार के सदस्य जो है वो चुनाव लड़े, तब कांग्रेस जो है वहां पर फाइट पे आएगी। लेकिन मुझे लगता है इसका आकलन जमीनी स्थिति पे हो रहा है। अमेठी को लेके कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी या जो नेहरू गांधी परिवार के सदस्य है वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। रायबरेली में जरूर ये संभावना है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, लेकिन उसमें भी देखना होगा, क्योंकि अंकित जैसा हम देख रहे हैं कि देश में प्रचार का काम जो है वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के कंधों पर ही है। तो अगर वो अपनी चुनाव में लड़ जाए तो 20 मई तक वो उस चुनाव प्रचार में ही उन्हें रहना पड़ेगा, देश की बाकी जगह प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो गांधी परिवार के साथ दुविधा है, आकलन चल रहा है, मंथन चल रहा है। इसमें सूत्र जो है वो अहम नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ उनके आकलन की है अपने बारे में, क्योंकि वो चुनाव सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए लड़ेंगे, हारने के लिए नहीं लड़ेंगे। नहीं, पर मैं ब्रजेश जी को लाने से पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको, ठीक है सूत्रों की बात अलग है, लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर आपको क्या लगता है कि ये सीट छोड़ना, मान लीजिए अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं
तो इससे क्या मैसेज जाएगा कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे भी हाशिए पर खड़ी हुई है, तो क्या उनको चुनाव लड़ना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए इस इंपॉर्टेंट चुनाव में या नहीं? अंकित, जब वो वाडियार से चुनाव लड़ गए हैं और लोकसभा के वहां के सांसद हैं, तो अब उनका जी। अमेठी से कोई उस तरह का भावनात्मक बातें या राजनीतिक जमा खर्च अपनी जगह है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब वहां से तो कोई नया उम्मीदवार होना चाहिए जीत सके। प्रियंका गांधी सांसद नहीं है, वो जरूर जी। और रायबरेली से वो जीते, मुझे उसमें भी संदेह है, क्योंकि मैंने जो कारण बताया कि पहले एक राजनीतिक आकलन हो कि क्या वो वहां से चुनाव जीत सकती है। फिर हमने पिछले 3 महीने में 6 महीने में वहां पर उस तरह की सरगर्मी नहीं देखी है। जो अगर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना होता तो वो जब रायबरेली में सोनिया गांधी ने राज्यसभा गई, उसी समय से वो वहां सक्रिय हो जाती। बिल्कुल संकेत सूत्र जैसे राशिद जी कह रहे हैं कुछ मायने रखते नहीं हैं। संकेत जो हैं उनका थोड़ा उन्हें ही थोड़ा पढ़ा जा सकता है, क्योंकि गांधी परिवार में वो उन्हें खुद ही तय करना है कि कितना जरूरी है उनके लिए अमेठी रायबरेली। ब्रजेश शुक्ला जी, आपका इस पे क्या मत है? जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आपको लगता है कि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस डिसएडवांटेज पे है, उसका वो वर्चस्व नहीं है, धीरे धीरे जैसे अगर समय बीतता जाएगा, अनाउंसमेंट नहीं होगा तो शायद उनके लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी, या फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इतने बड़े नाम हैं कि वो जब भी मैदान में कूदेंगे चुनाव तभी से शुरू हो जाएगा? देखिए, कांग्रेस के सामने एक बड़े संकट है। पहली बात तो ये घोषित हो चुका है, पहले घोषित करते रहे, इनके नेता कहते रहे हैं कि साथ 2 ही लोग आएंगे, वहां से प्रियंका गांधी आएंगे और या अमेठी से राहुल गांधी जी आएंगे, आप लोग तैयारी कीजिए। मैंने कांग्रेस नेताओं से मैंने बात की थी तो कहते थे साहब तैयारी सब हो रही है, वो आएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल रायबरेली के लिए प्रियंका गांधी से मिलने भी गया था। लेकिन समस्या यहाँ पर दूसरी है, यदि मान लीजिए नहीं आते हैं तो बीजेपी को पूरे देश में कहने का मौका मिल जाएगा कि साहब पहले ही लड़ाई के पहले ही मैदान छोड़ गए हैं वो, और यदि लड़ते हैं तो फिर कठिन लड़ाई यहाँ होगी और उनको समय देना पड़ेगा। वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो गांधी परिवार से हैं, लेकिन जो जमीन है वहां की, जो जमीनी स्थिति है, उससे उनको समय देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि नहीं आएंगे तो कार्यकर्ता बहुत निराश होंगे, कांग्रेस में हतोत्साह की स्थिति होगी, हतोत्साहित होंगे। तो अब इन स्थितियों के बीच ये तय करना है कि वो लड़ते नहीं लड़ते हैं। यदि लड़ते हैं तो समय देना पड़ेगा वहां पर लड़ाई, चूंकि अब मैं जमीनी स्थिति बता रहा हूं, वहां लड़ाई कठिन लड़ाई है, लड़ाई इतनी आसान नहीं जितना दूर से लगता है कि गांधी परिवार की जगह रही है, बहुत परिवर्तन है। यदि नहीं लड़ते हैं तो हतोत्साह की स्थिति होगी। यही होगा कि चुनाव के पहले ही वो मैदान छोड़ गए हैं, ये बीजेपी कहने का मौका मिल जाएगा। इसलिए बहुत इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है और उनको अपने समय में लड़ते हैं तो समय में कटौती करनी पड़ेगी या समय देने पड़ेगा, और मुझे लगता है ये बहुत नुकसान का सौदा होगा। फिर राशिद जी, उत्तर प्रदेश की जो फिलहाल स्थिति बन रही है, बार बार कयास लगाए जा रहे हैं, अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, तो क्या जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से पहले फेज के बाद दोनों पक्ष कह रहे हैं, मोदी जी की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमारा अच्छा गया, इंडिया गठबंधन भी कह रहा है हमारा अच्छा गया, तो क्या एक मैसेज देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर्स को, कि चाहे हम लड़े, हारें या जीतें, मैदान में हम लड़ाई के लिए खड़े हैं, जरूरी नहीं है कि बड़े नेता, दिग्गज नेता भी मैदान में उतरे? नहीं, देखिए, मैदान में उतरना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अंकित, जैसा हम जानते हैं कि लोकतंत्र में, मतलब चुनाव में, कोई रजत पुरस्कार नहीं मिलता है। या तो आदमी चुनाव में लड़ता है तो जीतता है या हारता है। हारने में उसकी बदनामी होती है, उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको ठेस लगती है। जैसे राहुल गांधी के 2019 में अमेठी चुनाव हारने में उनकी हार को, मतलब एक उनकी इज्जत पर बट्टा लगा, इसलिए दोबारा लड़े और हार गए तो उनकी बहुत ज्यादा किरकिरी होगी। जीत भी गए तो वो दुविधा होगी कि वानियाड की सीट रखें या आप उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट रखें। तो ये तमाम समस्याएं हैं। जैसा हमारे मित्र ब्रजेश जी भी कह रहे थे, कोई आसान फैसला नहीं, उनको अपने विवेक पे फैसला लेना है। दरअसल देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की समस्या दो तरफा है। एक तो उनका अपना राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है, दूसरी पार्टी की भी। जब पार्टी 75 पार हो जाए, 100 पार हो जाए, मतलब जो पिछली बार जो 52 सीटें मिली थी उससे ज्यादा लोकसभा में, तो उसके लिए उनको सघन प्रयास करना है, प्रचार करना है, और दूसरी बात अपने आप को भी प्रतिनिधित्व करना है। तो ये समस्याएं हैं और समस्या बहुत गूढ़ है। एक और बात मैं कहूंगा, देखिए क्या होता है कि
जो सांसद होता है उसका रोल, हमारा जो लोकतंत्र है उसमें बहुत लिमिटेड है। या तो राज्य सरकार है जो क्षेत्र का विकास करने में अगर सहयोगी दल हो या मित्र दल हो या अपनी राजनीतिक दल हो तो फायदा होता है, या केंद्र में अगर सत्ता में वो राजनीतिक दल हो तो उसको जो होता है उस सांसद को फायदा होता है कि अपनी वो कॉन्स्टिट्युएंसी में कुछ काम करा सके। यह राहुल जी। गांधी प्रियंका गांधी के पास दोनों स्थितियां नहीं है, तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा विषमता है। मुझे लगता है अपने विवेक का फैसला लेके हारने का रिस्क वो नहीं लेंगे। उत्तर प्रदेश से दोबारा नेहरू गांधी परिवार का सदस्य हारना नहीं चाहेगा, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। और एक और बात जो रॉबर्ट वड्रा के बिल्कुल। संदर्भ में भी कही जा रही है, अगर राहुल और प्रियंका जीतने की स्थिति में नहीं है तो फिर रॉबर्ट वड्रा का क्या औचित्य बनता है। बिल्कुल सही बात है। ब्रिजेश जी, अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इन कंक्लूजन 80 में 80 का बीजेपी का इस बार नारा है, तो इसको रोकने के लिए जो मैं राशिद जी से पूछ रहा था, क्या ये जरूरी नहीं कि सारे नेता हार के डर के बिना सामने उतरे? अगर आप अपनी हार के बारे में इतनी चिंता कर रहे हैं तो किसी और को अगर आप वहां से लड़ाएंगे भी तो कार्यकर्ताओं को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आएगा कि उसके लिए वो जीत और मेहनत कर पाए? देखिए, 80 में 80 जीतने का ये तो नारा है। नारा हमेशा सफल नहीं होते। नारे तो उत्साह के लिए दिए जाते हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं और लोगों को संदेश देने के लिए दिए जाते हैं कि हम इतनी बड़ी जीत पर हैं। लेकिन कांग्रेस जो है, मान लीजिए रोकने के लिए आते हैं तो रोकने के लिए जरूर उनको आना चाहिए। कांग्रेस यही कह रही है। अभी कुछ देर पहले, 1 घंटे पहले मेरे कांग्रेस के कई नेताओं से बातचीत हो रही थी। वो कह रहे थे साहब आ रहे हैं, लगभग जीत पक्की है, या नामांकन करके चले जाए और उसके बाद आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद वो जमीन को नहीं समझ रहे हैं। देखिए, लड़ाई इस तरह चुनाव में नहीं होती। बड़े बड़े जहां बहुत आसान लड़ाई होती है वहां भी जूझना पड़ता है, वहां भी लड़ना पड़ता है। और फिर अमेठी और रायबरेली, यहाँ 5 साल से बीजेपी काम कर रही है, यहाँ गहरी पकड़ बनाई है, यहाँ पर कांग्रेस के विधायक नहीं जीते हैं। तो आप समझ लीजिए लड़ाई इतनी आसान नहीं होती है जितना कह दिया जाता है। इसलिए कांग्रेस को पूरी तैयारी, वो समीक्षा कर रही है, वो देख रही है, वो तैयारी से उतरेगी और उतरेगी तो जीतने के लिए उतरेगी। लेकिन उसको फिर वही बात मैं कहना चाहूंगा, उसके लिए बहुत जूझना होगा, बहुत समय देना होगा। अब कांग्रेस कितना तैयार है इसके लिए कि क्या उसकी तैयारियां हैं? फिलहाल अभी तक कोई नहीं आया है वहां पर। बड़े नेता लड़ते हैं तो पूरी टीम आ जाती पहले से, अभी तक नहीं आया है। अब आगे कोई आता है तो मुझे नहीं मालूम है। बिल्कुल, अब वो जमाने चले गए हैं जब सिर्फ नाम और तस्वीर देखकर लोग वोट दे देते थे। अब जनता सवाल भी पूछती है, जनता ये भी चाहती है कि आप किस तरीके से, कितने दमखम से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। रशीद जी, विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आने वाले कुछ दिनों में इस रहस्य से भी पर्दा उठेगा कि कौन लड़ेगा अमेठी और रायबरेली, और क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक बार फिर से अपनी पारिवारिक जो सीटें हैं उन पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करेंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार इन सीटों को अलविदा कहने के मूड में है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों और वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव नियंत्रित करने वाली अथॉरिटी नहीं है, अभी तक गड़बड़ी की एक भी रिपोर्ट नहीं आई है। क्या हम संदेह के आधार पर आदेश जारी कर सकते हैं? हमें चुनाव आयोग द्वारा दिए गए तकनीकी डेटा पर भरोसा करना होगा। हम देख रहे हैं कि क्या ज्यादा वीवीपैट के मिलान के आदेश दिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि हमारे कुछ सवाल थे जिनका जवाब हमें दे दिया गया है। मेरे सहयोगी आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, महत्वपूर्ण मामला है और इस पर काफ़ी अहम इस वक्त जो आज सुनवाई है वो भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कुछ अहम सवाल भी पूछे इस पूरे मामले के ऊपर। क्या क्या आज महत्वपूर्ण बातें इस पर रही हैं और कब अब इस पे फैसला सुनाया जाएगा? जी देखिए, हमें ये समझना होगा कि 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने लंबी चौड़ी सुनवाई के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। लेकिन कल शाम को एक बार फिर कॉज लिस्ट में जिक्र आया कि डायरेक्शन यानी कुछ निर्देश सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफिकेशन और निर्देश देना चाहता है। तो आज जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उसके कुछ सवाल हैं इलेक्शन कमीशन से,
टेक्निकल मामलों को लेकर ईवीएम और वीवीपैट के, इसलिए वो चाहते हैं कि 2 बजे कोई सीनियर अफसर इलेक्शन कमीशन का यहाँ आए, उसके जवाब दे। 2 बजे सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बताया था कि वो 4-5 सवालों के जवाब चाहता है, कि कंट्रोलिंग यूनिट के बारे में जानना चाहता है, माइक्रोचिप की कंट्रोलिंग यूनिट के बारे में, इसके अलावा स्टोरेज की 45 दिन की जो अवधि है कैसे काम करते हैं, ईवीएम सीलिंग पर क्या होता है, और सिंबल लोडिंग जो सिस्टम है वो कैसे ऑपरेट होता है। ये सवाल सब जवाब सब पूछे गए। इन सवालों के जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिए, लेकिन प्रशांत भूषण कह रहे थे कि अब इस मामले में बहुत सारी संभावनाएं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें बड़ी अहम साफ की। पहली चीज़ ये कि संदेह के आधार पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता, कोई भी गड़बड़ी अब तक पाई। मेरे सहयोगी आशीष भार्गव का वहाँ पर कुछ तकनीकी कारण से जो आवाज़ है आप नहीं सुन पा रहे हैं, उसे दुरुस्त करके एक बार और जानकारी आपको देंगे। अभी के लिए चलिए आशीष वापस आ गए। आशीष, आपका ऑडियो चला गया था जी। तो पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है। पहले ईवीएम को वीवीपैट से मैंडेटरी किया था, यह सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और 1 से 5 पर्चियों का मिलान वीवीपैट का जो किया था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे प्रति विधानसभा। तो इसलिए बार बार हर मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी दूसरी संवैधानिक अथॉरिटी की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकता है, ना ही वो चुनाव कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि संदेह के आधार पर ऐसे आदेश जारी नहीं करेंगे। ये भी प्रशांत भूषण को कहा कि आपका थॉट प्रोसेस बदलने के लिए हम यहाँ नहीं हैं। हमने कुछ सवाल पूछे थे जिनके जवाब हमें दे दिए गए हैं। हम इस मामले में फैसला सुरक्षित करते हैं, यानी एक बड़ा फैसला आएगा, लेकिन वो कब तक आएगा ये कहना भी संभव नहीं है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पिट्रोडा ने विरासत टैक्स यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर एक बयान दिया, जिस पर अब जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि कांग्रेस ने उनके बयान को निजी बताया है और उससे किनारा कर लिया है, लेकिन बीजेपी ने इस पूरे मामले को उठा लिया है। दिल्ली बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों कहा था कि अगर उनकी सरकार आई तो सर्वेक्षण के जरिए लोगों की संपत्ति का जो है पता लगाया जाएगा। इसी को लेकर जब सैम पिट्रोडा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया। सैम पिट्रोडा ने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है और किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का 45% उसके परिवार को मिलता है, बाकी 55% सरकार को मालिकाना हक मिल जाता है। इसके बाद बीजेपी ने हमला करते हुए इस पर लगातार इस पर कांग्रेस को घेरा जा रहा है। इस मामले पर सैम पित्रोदा ने अब सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने टीवी पर सामान्य बातचीत में केवल एक उदाहरण के तौर पर अमेरिका के विरासत टैक्स का जिक्र किया था। क्या मैं तथ्यों का जिक्र नहीं कर सकता? मैंने कहा कि ये मुद्दे हैं जिन पर चर्चा और बहस होनी चाहिए। वो बेसिकली ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी बात को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले पर सैम पिट्रोडा से दूरी बना ली है। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you, in your generation, made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it, which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट
कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोड़ा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सैम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। How can there is a constitution and constitution never allows to do this, and we don't have any intention. Why you are putting his ideas in our mouth? Why you are propagating? He is just for votes. He is playing all this game. देखिए, कांग्रेस की सोच एक तो देश को टुकड़े टुकड़ों में देखने की, और दूसरा खुद तो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन आपके परिवार के खून पसीने की कमाई को भी वसूली टैक्स लगाकर, वसूली टैक्स, ये इनहेरिटेंस टैक्स नहीं, इसको मैं वसूली टैक्स कहूंगा कांग्रेस का। जैसे कांग्रेस सत्ता में रहकर वसूली करती है, वैसे ही आपकी मौत के बाद भी वसूली टैक्स यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाने का सोच रही है। इस मामले पे जो पित्रोड़ा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है हमारे न्याय पत्र को भी, और जो मुद्दे हैं और जो बातें पित्रोड़ा जी ने कहा है उसको एक सनसनीखेज तरीके से कहा जा रहा है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, जो पित्रोड़ा जी ने कहा उनकी राय है, उनका सम्मान करते हैं, पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। देखिए, चुनाव जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी इंक्लूडेड, उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन से मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि अगर 10 सालों के लिए इन्होंने कुछ किया होता जनता के लिए, जनता के जीवन में तरक्की लाने के लिए, तो आज ये मंच पर आकर ये डिस्कशन नहीं होता जो आजकल हो रहा है। रोज सुबह उठ के कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं जिससे कोई ताल्लुक नहीं है जनता का, मतलब उसको, और इस हद तक अब चले गए हैं कि अपने आप नए नए मुद्दे ऐसे निकाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों को, और लोगों को गुमराह करने की कोशिश, डराने की कोशिश हो रही है। और मुझे लग रहा है कि ये सब जो शुरू हुआ है फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद, मुझे लग रहा है कि शायद इनको लग रहा है कि ये रुझान जो है इनके पक्ष में नहीं जा रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। अब इस मामले पर सैम पित्रोड़ा ने खुद सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनका बयान तोड़मोड़ के पेश किया गया है। एक्स पर उन्होंने लिखा कि मैंने टीवी पर सामान्य बातचीत में केवल एक उदाहरण के तौर पर अमेरिका में विरासत टैक्स का जिक्र किया था, क्या तथ्यों का जिक्र नहीं कर सकता। मैंने कहा है कि ये मुद्दे हैं जिन पर चर्चा और बहस करनी होगी। वहीं हमारे सहयोगी विकास भदौरिया ने इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से बातचीत की। हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। सैम पित्रोदा के बयान ने जबरदस्त बवाल मचाया है। बीजेपी के दोनों हाथ में मानो लड्डू आ गए हैं और खुशी का ठिकाना नहीं है।
तो सुधांशु जी, कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया? देखिए, मेरा मानना है यहाँ खुशी की बात नहीं है, बहुत गंभीर खतरे का संकेत है। और ये समझिए देश के ऊपर अंगारे लाए जा रहे हैं। आज कांग्रेस कह रही है कि विरासत पे टैक्स लगाएंगे। मतलब जो राहुल गांधी कहते थे कि एक्सरे होगा, सैम पित्रोदा के बयान के बाद अब उनके मैनिफेस्टो का एक्सरे एकदम साफ हो गया। आप सोचिए, भारत का मेहनत का आदमी, इतनी आसान नहीं होता है अपने लिए कोई संपत्ति या कुछ बना पाना। एक पीढ़ी में कोई कमा पाता है, तो दूसरी पीढ़ी उसमें से कुछ बना पाती है, तब तीसरी पीढ़ी सुख पाती है, और कांग्रेस उस सुख चैन को छीनना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब आवास दिए 4 करोड़ लोगों को दिए, और हमने मैनिफेस्टो में कहा 7 करोड़ लोगों को देंगे। कुछ साल के बाद उन मकानों की कीमत भी तो कई लाख रुपए में हो जाएगी। फिर आप कहेंगे उस पर टैक्स लगेगा उनके बच्चों को देने के लिए। और ये प्रेरणा कहां से मिल रही है? उन्होंने कहा कि अमेरिका में ऐसा होता है। इसका मतलब उनके मैनिफेस्टो के ऊपर जो चित्र थे वो सिर्फ अमेरिका के चित्र नहीं थे, उनके जहन के ऊपर भी विदेशों की छाप है। लेकिन इसमें तो सुपर रिच की बात कर रहे हैं, जिन पर बहुत पैसा है, उनका 55% ले लिया जाएगा। तो कांग्रेस ने तो कोई बात ही नहीं की थी। अब ये जो सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, अब सफाई देने से कुछ नहीं होता। एक दोहा है ना कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माकर। अब जो होना था वो हो गया, अब एक्सरे सामने आ गया, कितने कपड़े से ढक लो, कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस की खतरनाक फितरत सामने आ गई, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस की लूट की सोच जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, यानी आपकी जिंदगी में तो लूटेंगे ही, आपके बच्चों को जो उसका हक मिलने वाला है उसमें से भी खींचेंगे। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, सुपर रिच की बात करें, देंगे किसको भाई? भारत के हर व्यक्ति के पास टैक्स का पैसा तो देश के काम ही आएगा ना। देश में किसके नाम? वो जो कह रहे हैं संपत्ति का सर्वे करके वितरित करेंगे, तो किसको देंगे भाई? हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ तो है। 54 करोड़ लोगों के ऊपर खाते हैं, किसी के पास जो भूमिहीन है उसका कोई ना कोई तो ठिकाना है। ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं हमारा को हम कागज नहीं दिखाएंगे, हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, साफ शब्दों में कहें घुसपैठी है। उन्हीं के पास तो कोई विरासत नहीं है, ना उनके पास कोई ऑफिशियली धन है, ना कुछ है। तो क्या होगा? वो तो कांग्रेस के हिसाब से उस श्रेणी में आ गए। तो आपसे लेंगे, उनको देंगे, क्योंकि उनको तो अपने उस कट्टरपंथी वोट से मतलब है। तो अब कांग्रेस की डिजाइन का एक्सरे साफ हो गया। लेकिन ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है ना कि केवल एक वर्ग को आप दे दें। अभी तो वो बता रहे हैं कि वो वर्ग तो वही होगा जिसको आप कहने की बात कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि रंगनाथ मिश्रा की जो रिपोर्ट थी उसको लागू कर देगी कांग्रेस आती? देखिए, जो ये कह रहे हैं ये कर चुके हैं। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने क्या कहा था? 10% ओबीसी को देंगे, ओबीसी में 10% मुस्लिमों को देंगे। कर्नाटक में दिया कि नहीं? आंध्र में देने का प्रयास किया कि नहीं? हाईकोर्ट में फंस गया। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी एसटी ओबीसी का सारा आरक्षण समाप्त करके एक मुश्त मुस्लिमों को दे दिया कि नहीं? कश्मीर में आपने एससी एसटी ओबीसी को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, इसलिए कि मुस्लिम बाहुल्य है। और मैं पूछना चाहता हूं, देश के संसाधनों में पहले हक की बात करते हैं, सरकार की बात सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। और वक्फ बोर्ड अगर आपकी जमीन के ऊपर कोई दावा कर दे तो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, कोर्ट में नहीं जाना। तो आप कह चुके हैं ना, मैं कह रहा हूं कर्नाटक के आरक्षण से लेकर, एएमयू के आरक्षण से लेकर, कश्मीर से लेकर ओबीसी में, अभी देखिए सारी जातियों को, मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल करना। बंगाल में पिछले वर्ष 91 जातियां शामिल की गई ओबीसी, उसमें 85 मुस्लिम, और वहां से लेके वक्फ बोर्ड तक साफ करनी दिख रही है, कथनी से वो दबने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधांशु त्रिवेदी, जिनका कहना है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो से लेकर सैम पित्रोदा के बयान तक करनी और कथनी का जो अंतर है वो भ्रम पैदा कर नहीं रहा है, बल्कि ये चीजों को पुख्ता कर रहा है कि आने वाला समय अगर सरकार आती है तो क्या कुछ आम आदमी के साथ हो सकता है। विकास भदौरिया, एनडीटीवी। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई ने सख्ती की है। कोटक महिंद्रा बैंक नए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता, ऑनलाइन नए ग्राहक भी नहीं जोड़ सकेगा। कोटक महिंद्रा बैंक डेटा सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चिंता आरबीआई ने जताई है। मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या है पूरा मामला और क्यों इतना सख्त फैसला लिया है आरबीआई ने? देखिए, आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक की जो आईटी ऑपरेशंस हैं उनको एग्जामिन किया है। 2022 और 2023 इन 2 साल के दौरान कोटक महिंद्रा बैंक की जो आईटी ऑपरेशंस थी उनको एग्जामिन किया गया है, और उसमें आरबीआई ने कहा है कि बहुत सारी खामियां सामने आई हैं।
और आरबीआई के जो दिशा निर्देश हैं ऑनलाइन बैंकिंग को लेके, उनका उल्लंघन का मामला भी इस जांच में सामने आया है, जिसके बाद आरबीआई ने ये निर्देश जारी किया है कोटक महिंद्रा बैंक को कि वो अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनल्स में किसी भी नए उपभोक्ता को अभी नहीं जोड़ सकते। ये निर्देश दिया गया है और साथ ही वो कोई नया क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं करेंगे, ये निर्देश आरबीआई ने दिया है। हालांकि महत्वपूर्ण ये है कि जो मौजूदा कस्टमर हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, उनको जो सुविधाएं बैंकिंग की दी जा रही हैं वो जैसे सामान्यतः चल रही हैं वैसी चलती रहेंगी, लेकिन कोई भी नया उपभोक्ता जो है कोटक महिंद्रा बैंक को स्पष्ट निर्देश आरबीआई ने दिया है कि वो किसी भी नए कस्टमर को अपने ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग चैनल के जरिए ऑनबोर्ड नहीं करेंगी और न ही कोई क्रेडिट कार्ड वो जारी कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, इसकी वजह है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने जो ऑनलाइन बैंकिंग की जो व्यवस्था थी 2022-2023 के दौरान जो उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग की, उसकी जो एग्जामिनेशन और जांच की है आरबीआई ने, उसमें मानकों के उल्लंघन की बात सामने आई है, जिसके बाद ये सख्त फैसला किया गया है। हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक इस वक्त ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।